Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 21. In previous lectures 16 to 20, we have studied source conversion, the superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem, and maximum power transfer theorem. And we have solved many questions related to these theorems. ये जो थ्योरम्स हैं और कन्वर्जन मेथड्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसको हम थेवेनाइज या नॉर्टनाइज करके हम उसमें लोड करंट और लोड वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बात की थी, जिसमें आपके पास जब थेवेनिन रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। लेक्चर 21 में हम डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जेंस की बात करेंगे। लेक्चर 21 में हम डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जेंस की बात करेंगे। कन्वर्जेंस बिटवीन डेल्टा टाइप एंड वाई टाइप सर्किट अरेंजमेंट्स आर यूजफुल इन सर्टेन स्पेशलाइज्ड 3 टर्मिनल एप्लीकेशंस। ये आपके पास जो फिगर ए है, ये आपके पास एक डेल्टा नेटवर्क है और फिगर बी में आपके पास वाई नेटवर्क है। इसको हम पाई नेटवर्क भी कहते हैं और इसको हम टी नेटवर्क भी कहते हैं। पाई नेटवर्क क्यों कहते हैं? अगर आप इस सर्किट को रीअरेंज करें तो आपके पास इसकी ये फॉर्म भी बन सकती है। तो इसकी शेप के लिहाज से हम इसको पाई नेटवर्क भी कहते हैं और जिस तरह इसको इसकी शेप के लिहाज से हम डेल्टा नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि डेल्टा की फॉर्म आपके पास कुछ इस तरह की होती है। डेल्टा अगर आपके पास इस डायरेक्शन में भी हो सकते हो, डेल्टा आपके पास इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। और इसी तरह ये आपके पास टी नेटवर्क है। अगर इसको वाई नेटवर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो आपके पास टी नेटवर्क बन जाता है, क्योंकि इसकी शेप अब टी की तरह है तो इसलिए इसको हम टी नेटवर्क भी कहते हैं। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि आपके पास कुछ सर्किट में ये फॉर्म आ जाती है तो वो फिर इजीली सॉल्व नहीं हो सकता, फिर इसलिए उसको हम वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। या बाज़ वक़्त आपके पास कुछ सर्किट्स में ये फॉर्म होती है और उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करके हम उस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए आपके पास जो फार्मूलाज आते हैं वो कैसे ड्राइव होते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये आपके पास वाई नेटवर्क है और ये आपके पास डेल्टा नेटवर्क है। अगर आप इस नेटवर्क को देखें और आप यहाँ पे आर एक्स वाई की बात करें, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा आर एक्स वाई इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बिकॉज जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये आपके पास व्यू पॉइंट बन जाता है एक्स वाई रेजिस्टेंस के लिए, और जब आप इसको इस साइड से देखेंगे तो आपके पास ये दोनों सीरीज़ में आएंगे R1 और R2, और इसमें R3 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह जब हम RX
Z की बात करेंगे तो हमारे पास R1 और R3 सीरीज़ में आ जाएंगे, और इसी तरह जब हम YZ की बात करेंगे तो हमारे पास R2 और R3 सीरीज़ में आ जाएंगे। और अब हम डेल्टा नेटवर्क को देखते हैं। इसमें RXY, RXZ और RX। अब हम डेल्टा नेटवर्क को देखते हैं कि इसमें RXY, RXZ और RYZ किसकी इक्वल होंगी। इसमें जब हम RXY की बात करेंगे तो आपके पास अगर इसको पाई फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूं तो आपके पास अब सर्किट की फॉर्म ये बन जाएगी। ये आपके पास RC है, ये आपके पास RB है और ये आपके पास RA है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ RXY की, तो ये व्यू पॉइंट आपके लिए बनेगा। अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो RB और RA ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद RC। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आपके पास RA प्लस RB बन जाएगा, और ये आपके पास RC है, और ये आपका व्यू पॉइंट है XY। तो अब आप देख सकते हैं कि दिस रजिस्टर इज इन पैरेलल विद RC एंड दिस रजिस्टर इज इक्वल टू RA प्लस RB। और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो आप इसको लिख सकते हैं RA प्लस RB इंटू RC, ऊपर इन दोनों रजिस्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे इन दोनों का सम आ जाएगा। और ये चीज़ हम पहले पैरेलल सर्किट में देख चुके हैं। और इसके बाद आप जब इस इक्वेशन को ओपन करेंगे, RA को RC से मल्टीप्लाई कर दें और RB को RC से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह अब हम RXZ की बात करते हैं इस सर्किट में। अब आपका व्यू पॉइंट ये बन जाएगा। ये पॉइंट आपके पास X है, ये आपके पास Z है, ये आपके पास इस केस में व्यू पॉइंट है। तो अब इस केस में RC और RA ये दोनों सीरीज में है, एंड देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद RB, सो वी कैन राइट RC प्लस RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RC प्लस RB। और जब इसको भी आप ओपन करेंगे तो आप RA को RB से मल्टीप्लाई कर दें और RC को RB से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली हम RYZ की बात करते हैं तो RYZ के केस में आपके पास व्यू पॉइंट ये बन जाएगा। RXY के लिए व्यू पॉइंट आपका ये था। तो अब इस केस में आप देखेंगे आपके पास RC और RB ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ORA के पैरेलल आ जाएंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं RB प्लस RC इंटू RA डिवाइडेड बाय RB प्लस RC प्लस RA। अगेन इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं इस सिंपली, अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हों, सपोज ये R1 है, ये R2 है, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है हम उसको लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये तीनों इक्वेशंस हमने लिखी हैं।
अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 कह दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 कह दें और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 कह दें। ये वही इक्वेशंस हैं जो पिछली स्लाइड में हमने ड्राइव की हैं और इनको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना है कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दें। तो पहले हम जो नंबर्ड रेजिस्टर्स हैं उनको देखते हैं। तो इक्वेशन 1 R1 प्लस R2 है, इसमें से हमने माइनस करना है इक्वेशन 3 को R2 प्लस R3 को। तो R1 प्लस R2 में से हमने माइनस कर दिया R2 प्लस R3। तो आपके पास ये R2 और ये R2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बाकी आ जाएगा R1 माइनस R3। और अब आप इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 ऐड कर लें। तो इक्वेशन 2 में आपके पास Rx इज इक्वल टू R1 प्लस R3। तो इस इक्वेशन में हम अब Rx ऐड कर रहे हैं जो R1 प्लस R3 के इक्वल है। तो अब आपके पास यहाँ पे R3 और R3 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 2R1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लैटर्ड रेजिस्टर्स की। अगेन जो हमने नंबर्ड रेजिस्टर्स के लिए स्टेप्स किए थे वही हम लैटर्ड रेजिस्टर्स के लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये 3 है। तो इक्वेशन 1 में इस पार्ट को आप इस पार्ट में से आप इस पार्ट को माइनस कर दें। तो पहले इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो आपके पास आ जाएगा RA इंटू RC प्लस RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। अब इसमें से माइनस कर देना है इक्वेशन 3 को, तो इस पार्ट को आप माइनस कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा RA इंटू RB प्लस RA इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये LCM आ जाएगा RA प्लस RB प्लस RC। तो अब इस केस में आपके पास RA इंटू RC और ये RA इंटू RC ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बाकी बचेगा RB इंटू RC माइनस RA इंटू RB। अब इस इक्वेशन में ये जो आपके पास ये इक्वेशन आई है इसमें इक्वेशन 2 को ऐड कर दें। इस पार्ट को आप ऐड कर दें इस इक्वेशन में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एज इट इज़ ये इक्वेशन लिख दी है और इसमें ऐड कर दिया है इक्वेशन 2 को, इस चीज़ को। तो आपके पास ये आ जाएगा RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। अगेन यहाँ पे हम LCM लेंगे तो आपके पास RA प्लस RB प्लस RC आ जाएगा और इस केस में आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बाकी क्या बचेगा RB इंटू RC और यहाँ पे भी आपके पास बचेगा RB इंटू RC। तो ये आपके पास 2 RB इंटू RC हो जाएगा। अब इसके बाद आप इधर आ जाएं तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे ये 2R1 था, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास R1 इज इक्वल टू RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। और इसी तरह हम इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, R2 के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया और R3 के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया।
अब हम बात करते हैं आर ए, आर बी और आर सी को कैसे ड्राइव किया जाएगा। तो प्रीवियस स्लाइड से हम R1 की वैल्यू ले लेते हैं। R1 हमारे पास आया था आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी के इक्वल। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर में है इसको आप R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, और इसके बाद आप R1 को इससे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप आर ए की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास आर ए आ जाएगा इक्वल्स टू आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई R1, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये दोनों आर बी और आर सी राइट साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। इसी तरह R2 के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आया था R2 इज़ इक्वल टू आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी आर सी, ये भी हम पीछे देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। तो अब आप यहाँ से इस डिनोमिनेटर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी R2 इंटू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर सी। अब इसके बाद आप इस इक्वेशन में आर ए की वैल्यू जो आपके पास इक्वेशन 6 में आई थी उसको पुट कर दें। जब हम इस आर ए की वैल्यू जो हमारे पास ये आई है इसको जब हम इस आर ए की जगह पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी R2, और आर ए की जगह जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हमने पुट कर दिया, और बाकी आपके पास आर बी और आर सी एज इट इज़ आ जाएंगे, और यहाँ पे भी आर ए और आर सी एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आर सी और आर सी कैंसिल हो रही हैं, इसी तरह आर बी और आर बी कैंसिल हो रही हैं। तो आपके पास यहाँ पे बाकी जो इक्वेशन बचेगी वो R2 इंटू आर बी इंटू आर सी यहाँ लिखते हैं, और R1 इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, और यहाँ पे अब आप आर सी और आर सी को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास रिमेनिंग जो इक्वेशन आई है वो R2 इंटू आर बी इज़ इक्वल टू R1 इंटू आर ए। इसी चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि R3 इज़ इक्वल टू आर सी। जब R2 इज़ इंटू आर बी इज़ इक्वल टू R1 इंटू आर ए, तो हम ये कह सकते हैं कि R3 इंटू आर सी इज़ आल्सो इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर बी इज़ इक्वल टू ये R2 यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आर बी इज़ इक्वल टू R1 इंटू आर ए डिवाइडेड बाई R2 की इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह आपके पास आर सी आ जाएगा R1 इंटू आर ए डिवाइडेड बाई R3 के इक्वल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि आपके पास ये इक्वेशन 6 थी, तो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया आर ए इज़ इक्वल टू आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई R1 माइनस आर बी माइनस आर सी। अब जो हमने प्रीवियस स्लाइड में आर बी और आर सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, इन दोनों को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो आर बी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, और आर सी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आर बी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आर सी की जगह वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय R1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस फिर आर बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस और आर सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इसके बाद ये आपके पास जो न्यूमरेटर में है एक्सप्रेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं R1 इंटू आर ए इंटू R1 इंटू आर ए, और R2 और R3 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आके भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो आपके पास ये बन जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 और माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ गया और बाकी दोनों को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब इसमें आपके पास अगर इसमें हम R एक कॉमन ले लें तो आपके पास इस RA के साथ एक RA ये कैंसिल हो जाएगा, एक RA ये कैंसिल हो जाएगा और एक RA ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बाकी इक्वेशन ये बचेगी 1 इज इक्वल टू R1 इंटू RA डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। यहाँ से R1 को R1 से भी कैंसिल कर देते हैं, माइनस R1 बाय R2 माइनस R1 बाय R3। अब इसको मैं इस इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और 1 को राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो आपके पास जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। और अब जो आपके पास डिनोमिनेटर में R2 इंटू R3, आप इसको राइट साइड पे इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास R2 इंटू R3 आ जाएगा। जब आप इसको R1 बाई R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 और R2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास R1 इंटू R3 आ जाएगा। और इसी तरह जब आप इसको R1 बाई R3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 इंटू R3 को, तो आपके पास बाकी R1 इंटू R2 बचेगा। तो अब यहाँ से हम RA की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो RA इज इक्वल टू, यहाँ से R1 इस साइड पे राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो आपके पास यहाँ पे R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा, प्लस जब वो यहाँ पे डिवाइड होगा तो R1 और R1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास R3 बचेगा। और जब वो यहाँ पे डिवाइड होगा तो R1 और R1 दोबारा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे R2 बचेगा। और इस तरह आपके पास RA की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर्ड रेजिस्टर्स। और जब आप इसका यहाँ से एलसीएम लेंगे, सपोज मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो आपके पास RA की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे R2 और R3 रहेगा आपके पास, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R1 R3, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R1 R2। तो ये आपके पास RA की वैल्यू आ गई। इस तरह RB और RC की आप फर्दर इस तरह सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बना सकते हैं। You don't really need to know these derivations. It's not important कि आपको ये derivations पता हो। आपको बस ये पता हो कि जब डेल्टा से y में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या फार्मूलाज होंगे, और जब y से हमने डेल्टा में जाना है तो आपके पास कन्वर्जन फार्मूलाज क्या होंगे। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डायरेक्ट डेल्टा टू y और y टू डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या फार्मूलाज होती हैं। डेल्टा टू y कन्वर्जन, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेल्टा से जब हमने y में जाना है तो हमारे पास क्या फार्मूलाज बनते हैं, और इन फार्मूलाज को हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। Each resistor in the Y is equal to the product of the resistors into adjacent delta branches divided by the sum of all three delta resistors। अब इस केस में हमारे पास ये डेल्टा नेटवर्क है और इससे हमने जाना है Y नेटवर्क में। अब डेल्टा नेटवर्क में इस रजिस्टर की वैल्यू RC है, इसकी RA है, इसकी RB है। तो आप क्या करेंगे कि आपने Y नेटवर्क को विद इन द डेल्टा नेटवर्क प्लेस कर देना है लाइक दिस। अब अगर आप इसको गौर से देखें
तो आपके पास इन दो रजिस्टर्स के बीच में एक रजिस्टर R1 है, इस तरह RC और RB के बीच में रजिस्टर R2 है, इस तरह रजिस्टर RA और RB के दरमियान में रजिस्टर R3 आ रहा है। तो जब हम R1 की बात करेंगे तो R1 के जो एडजेसेंट रजिस्टर्स आ रहे हैं, डेल्टा रजिस्टर्स, वो एक RA आ रहा है और एक RC आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R1 के इस साइड पे RA है और R1 के उस साइड पे RC है। तो इन दोनों रजिस्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देना है एंड डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। डेल्टा नेटवर्क में जितने भी रजिस्टर्स हैं उनको आपने ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देना है। इस तरह जब हम R2 की बात करेंगे तो आपके पास R2 रजिस्टर यहाँ पे बनता है। तो R2 की इस साइड पे RC रजिस्टर है और R2 की इस साइड पे RB रजिस्टर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें RB इंटू RC, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द डेल्टा नेटवर्क विच इज़ RA प्लस RB प्लस RC। इसी तरह जब हम R3 की बात करेंगे तो R3 के लिए जो दो रजिस्टर्स आ रहे हैं, डेल्टा एक RA है और एक RB है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल थ्री डेल्टा रजिस्टर्स। तो इस तरह आप इनको तीनों फार्मूलाज को याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई डेल्टा नेटवर्क हो और आपने उसको वाई में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली उस डेल्टा नेटवर्क के अंदर वाई नेटवर्क को प्लेस करके इन रजिस्टर्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। इसी तरह जब वाई टू डेल्टा कन्वर्जन करनी होगी तो आप ने अगेन तो उसी डेल्टा नेटवर्क के अंदर वाई नेटवर्क को प्लेस कर देना है जैसे कि इस फिगर में किया हुआ है, और फिर आपने इस फिगर की हेल्प से तीनों फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। सो इन वाई टू डेल्टा कन्वर्जन ईच रजिस्टर इन द डेल्टा is equal to the sum of all possible products of Y resistors taken two at a time divided by the opposite Y resistor। अब इसमें आप देखें कि Y नेटवर्क में आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3, और इनके हमने प्रोडक्ट ले लेना है 2 रजिस्टर्स का एट ए टाइम और उन तीनों को फिर हमने सम कर देना है। तो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट्स R1 इंटू R2 हो सकता है, या R1 इंटू R3 हो सकता है, या R2 इंटू R3 हो सकते हैं। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि अब हम RA की बात कर रहे हैं तो RA के अपोजिट साइड पे जो रजिस्टर बनता है वो R2 बनता है, ये वाला, तो उसको आपने नीचे डिवाइड कर देना है। इससे जब हम RB की बात करेंगे तो RB के लिए आपके पास ऊपर तो सेम वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ वाई रजिस्टर्स टेकन 2 एट ए टाइम डिवाइडेड बाय, अब RB के अपोजिट रजिस्टर कौन सा है, R1, तो इससे आपने इसको डिवाइड कर देना। इसी तरह RC के लिए आपने इसको R3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि RC के अपोजिट ये रजिस्टर बनता है, तो आपने फिर इसको R3 से डिवाइड कर देना है। तो इन तीनों में जो न्यूमरेटर में आपके पास एक्सप्रेशन है वो तीनों सेम है, लेकिन जस्ट डिनोमिनेटर में चेंज हो रहे हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि जब आप RA की बात करेंगे तो RA के अपोजिट R3 लिख देना है, RB के अपोजिट आपने जो रजिस्टर है R1 लिख देना है, और RC के अपोजिट जो रजिस्टर है वो R3 लिख देना है। तो इस तरह आपके पास वाई टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए ये 3 फार्मूलाज आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वाई टू डेल्टा कन्वर्जन टू अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वाई टू डेल्टा कन्वर्जन टू अ ब्रिज सर्किट। ये आपके पास एक ब्रिज सर्किट है, और इस ब्रिज सर्किट को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं बाय यूजिंग
थेवेनिन थ्योरम, जिसमें हमारे पास ये आरसी लोड था, इसको हमने रिमूव किया था और फिर सर्किट को हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने आरसी के क्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड आउट किए थे। अब इसी सर्किट को हम डेल्टा टू वाई कन्वर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर आप इस सर्किट में गौर से देखें तो ये जो बेज कलर आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक डेल्टा बन रहा है जिसमें आपके पास रजिस्टर आर सी, आर बी और आर ए हैं। और इस डेल्टा को हम वाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम इसको वाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब डेल्टा को जब हम वाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी और इस रजिस्टर को हम R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं और इसको R3 कह देते हैं। और बाकी आपके पास RD और RE में कोई चेंज नहीं आएगा और आपके जो यहाँ पे नोड्स हैं, नोड C, नोड D, वो भी एज इट इज़ रहेंगे। जस्ट C और D से नीचे नीचे जो आपके पास पार्ट है वो चेंज होके वाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। C, D से ऊपर ऊपर के पार्ट में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद अगर इस सर्किट को थोड़ा सा और हम रीअरेंज करें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें RD और R1 को मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह RE और R2 को भी मैंने वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास अब ये इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। तो अब इस सर्किट में VCD फाइंड आउट करने के लिए हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में हम RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू RD प्लस R1। दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद दिस ग्रुप and then this whole group is in series with R3। तो हम इसको लिख सकते हैं RD प्लस R1 इंटू RE प्लस R2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम RD प्लस R1 प्लस RE प्लस R2 and then R3 is in series with this whole expression। तो हम यहाँ पे R3 को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपके पास इस सर्किट का RT आ गया है। इसके बाद IT क्या होगा? IT इज इक्वल टू VAB, वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A एंड B, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज होगी आपके पास, डिवाइडेड बाय RT। तो ये आपके पास IT आ जाएगा। इसके बाद हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करते हैं जिसमें आपके पास रजिस्टर RD, R1 इज इन पैरेलल विद RE प्लस R2। तो RT जो पैरेलल पोर्शन का बन रहा है वो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस RD इंटू R2 प्लस RE डिवाइडेड बाय R1 प्लस RD प्लस R2 प्लस RE के इक्वल। तो ये इस पैरेलल पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस आ गई है। तो इसके बाद हम करंट IAC फाइंड आउट करते हैं। दिस करंट, इसको मैंने IAC का नाम दिया है और इस करंट को मैं IAD कह देता हूँ। तो सबसे पहले हम IAC फाइंड आउट करते हैं। तो IAC को फाइंड आउट करने के लिए हम CDR यूज़ करेंगे। सो बाय CDR
आपके पास यहाँ पे इस पैरेलल पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय चेन रेजिस्टर्स के थ्रू हमने करंट फाइंड आउट करना है, वो नीचे लिख देंगे R1 प्लस RD इंटू जो इस नोड में करंट एंटर हो रहा है जो कि I टोटल है, तो यहाँ पे हमारे पास IT आ जाएगा। इसी तरह IAD के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा RTP डिवाइडेड बाय RE प्लस R2 इंटू टोटल करंट जो यहाँ से एंटर हो रहा है इस नोड में। अब हमारे पास IAC भी आ गया है और हमारे पास IAD भी आ गया है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज एट C with respect to A। तो VCA आपके पास बन जाएगा VA माइनस इस वोल्टेज में से आपने जो वोल्टेज RD के क्रॉस ड्रॉप हो रही है उस वोल्टेज को माइनस कर देना है, और RD के क्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं IAC को मल्टीप्लाई करके RD के साथ। तो ये आपके पास VCA आ जाएगा, और इसी तरह हम VDA फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज एट पॉइंट D विद रिस्पेक्ट टू A। तो वो आपके पास आ जाएगा VA माइनस IAD इंटू RE। तो अब आपके पास VCA भी आ गया और VDA भी आ गया। तो अब VCD हम फाइंड आउट कर सकते हैं, VCD इज इक्वल टू VCA माइनस VDA। तो इसमें VCA की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज VA माइनस IAC इंटू RD और माइनस VA माइनस IAD इंटू RE। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VCD की वैल्यू आ जाएगी IAD इंटू RE माइनस IAC इंटू RD। तो ये आपके पास VCD वोल्टेज आ जाएगी, वोल्टेज बिटवीन पॉइंट C एंड D। अब क्योंकि हमारे पास VCD वोल्टेज आ गई है विच इज इक्वल टू IAD इंटू RE माइनस IAC इंटू RD। तो अब हम यहाँ से IRC फाइंड आउट कर सकते हैं, IRC इज इक्वल टू VCD डिवाइडेड बाय RC। तो ये आपके पास IRC जो आपके पास ओरिजिनल सर्किट में रेजिस्टर था यहाँ पे, उसमें से जितना करंट पास कर रहा है वो आ गया है। अगर हम ओरिजिनल सर्किट को देखें तो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट ये था, हमने VCD फाइंड आउट कर लिया है। हम वापस इस सर्किट में आ जाते हैं, इस सर्किट से इसमें और इस सर्किट से इस सर्किट में आ जाते हैं। अब क्योंकि VCD हमारे पास आ गया है तो अब हम यहाँ पे IRC ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डेल्टा टू Y एंड Y टू डेल्टा कन्वर्जेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईच डेल्टा नेटवर्क टू अ Y नेटवर्क। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप क्योंकि डेल्टा नेटवर्क को Y नेटवर्क में कन्वर्ट करना है तो आपने इसके अंदर
वायर नेटवर्क को प्लेस कर देना है। तो ये आपके पास रजिस्टर R1 होगा, ये रजिस्टर आपके पास R2 होगा और ये रजिस्टर आपके पास R3 होगा। तो अब हमें फार्मूलाज तो पता है कि डेल्टा नेटवर्क से वाई नेटवर्क में जब हमने जाना है तो हमारे पास फार्मूलाज क्या हैं। तो R1 इज़ इक्वल टू RA इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। इसी तरह R2 इज़ इक्वल टू RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। और इसी तरह R3 के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC के इक्वल है। तो इन फार्मूलाज में आप सिंपली RA, RB और RC की वैल्यूज़ पुट करें, जो कि इस केस में RA की वैल्यू आपके पास है 560 किलो ओम के इक्वल और RC की वैल्यू आपके पास है 1 मेगा ओम के इक्वल, डिवाइडेड बाय RA की वैल्यू 560 किलो ओम, RB की वैल्यू 1.5 मेगा ओम और RC की वैल्यू 1 मेगा ओम के इक्वल है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 183 किलो ओम्स के इक्वल। इसी तरह आप R2 के लिए RB और RC की वैल्यू यहाँ पुट करें तो RB की वैल्यू आपके पास 1.5 मेगा ओम है और RC की वैल्यू आपके पास 1 मेगा ओम है, डिवाइडेड बाय 560 किलो ओम प्लस 1.5 मेगा ओम प्लस 1 मेगा ओम। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 490 किलो ओम्स की इक्वल। इसी तरह अब हम R3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आपके पास RA और RB है न्यूमरेटर में, तो आप RA और RB की वैल्यूज पुट करें तो RA की वैल्यू 560 किलो ओम्स है और RB की वैल्यू आपके पास 1.5 मेगा ओम्स है, डिवाइडेड बाय 560 किलो ओम प्लस 1.5 मेगा ओम प्लस 1 मेगा ओम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी 275 किलो ओम्स के इक्वल। तो इस तरह अगर आपके पास कोई डेल्टा नेटवर्क हो तो आप उसको वाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आपके पास जो वाई नेटवर्क बनेगा उसकी फॉर्म ये होगी और ये आपके पास रजिस्टर R1 होगा, ये रजिस्टर R2 होगा और ये R3 होगा और इन तीनों रजिस्टर की वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दिस डेल्टा नेटवर्क टू वाई नेटवर्क। तो अब इस केस में हम वाई नेटवर्क को ऐसे प्लेस करेंगे, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 होगा और ये आपके पास R3 होगा। तो अगेन वही सेम फार्मूलाज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किए थे। R1 इज़ इक्वल टू RA RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC।
इसी तरह R2 इज इक्वल टू RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC एंड R3 इज इक्वल टू RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। तो अब हमें यहाँ पे RA की वैल्यू भी गिवन है, RB की वैल्यू भी गिवन है और RC की वैल्यू भी गिवन है। तो इन वैल्यूज़ को आप जब इन एक्सप्रेशन में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 373 मिली ओम्स के इक्वल, R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.01 ओम्स के इक्वल और R3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.58 मिली ओम्स के इक्वल। तो अब आपके पास जो Y नेटवर्क बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये आपके पास R3 है, ये R1 होगा और ये R2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट Y नेटवर्क टू डेल्टा नेटवर्क। अब इस केस में आपके पास Y नेटवर्क गिवन है और इसको हमने डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर ही मैं डेल्टा नेटवर्क बना देता हूँ और Y नेटवर्क को उसके अंदर ले आते हैं। तो आपके पास ये डेल्टा नेटवर्क बन जाएगा। अब आपके पास Y नेटवर्क इस डेल्टा नेटवर्क के अंदर आ गया है। इसको आप RA कह दें, इसको आप RC कह दें और इसको आप RB कह दें। तो अब RA को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो सिंपल है। R1 ऊपर प्रोडक्ट आ जाएंगे तमाम रजिस्टर्स के 2 एट ए टाइम, R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय, अब RA की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो RA के ऑपोजिट जो रजिस्टर है वो R2 है, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम RB के लिए फार्मूला लिखते हैं। इसमें आपके पास जो न्यूमरेटर हैं वो सेम होंगे तीनों फार्मूलाज में, जस्ट चेंज है कि डिनोमिनेटर में। अब RB की हम बात कर रहे हैं तो RB के ऑपोजिट R1 आ रहा है तो इसको R1 से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह RC के लिए आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें हमें R1, R2, R3 की वैल्यूज़ गिवन हैं, तो इसमें जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RA की वैल्यू आ जाएगी 39.8 ओम, RB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 73 ओम के इक्वल और RC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48.7 ओम्स के इक्वल। तो अब आपके पास वो Y नेटवर्क इस डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया है और ये आपके पास RA है, ये RB और ये RC, और इन तीनों की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट Y नेटवर्क टू अ डेल्टा नेटवर्क। तो इस केस में आपके पास जो डेल्टा फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। इसको आप RA कह दें, इसको आप RB कह दें, इसको RC कह दें। सो अगेन
we know the formulas. RA is equal to R1 into R2 plus R1 into R3 plus R2 into R3 डिवाइडेड बाय, अब हम RA की बात करें तो RA के ऑपोजिट R2 आ रहा है तो इसको हम R2 से डिवाइड कर देते हैं. सिमिलरली RB इज इक्वल टू R1 इंटू R2 R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय RB के लिए, RB के अपोजिट रजिस्टर R1 आ रहा है तो R1 से हमने डिवाइड कर दिया. और RC के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसमें इसको आपने R3 से डिवाइड करना है. तो R1 R2 R3 की वैल्यूज पुट करने के बाद RA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21.2 किलो ओम, RB की वैल्यू आ जाएगी 10.3 किलो ओम और RC की वैल्यू आ जाएगी 14.9 किलो ओम्स के इक्वल. Question number 5. Find all currents in the circuit of following figure. So इस फिगर में हमने all currents find out करने हैं. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि इस पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई किया जाए, जो कि हम कर चुके हैं पहले. अब इस पे हम कन्वर्जन डेल्टा टू वाई कन्वर्जन अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. तो जब आप इस पे डेल्टा टू वाई कन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डेल्टा को हम पाई भी कहते हैं, तो ये आपके पास एक पाई शेप है. तो ये पाई शेप आपके पास इस वाई में कन्वर्ट हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट सी आपके पास वही पॉइंट रहेंगे. इस पॉइंट बी और सी से नीचे नीचे जो सर्किट है जिसमें R3 R4 और R5 आते हैं, जो पाई नेटवर्क बना रहे हैं उसको हमने वाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है. अभी कन्वर्जन से रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चंस पहले किए हैं. तो ये आपके पास RY1 आ जाएगा या RY2 आ जाएगा और ये आपके पास RY3 आ जाएगा. और जो फार्मूलाज हम पहले सीख चुके हैं वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करके RY1 RY2 और RY3 की वैल्यूज़, और जो फार्मूलाज हम पहले सीख चुके हैं उनको यूज़ करके आपने RY1 RY2 और RY3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जो आपके पास ये आ जाएंगी. अगर एक दफ़ा मैं फिर वो फार्मूला यहाँ लिख दूँ RY1 के लिए, तो वो बनेगा R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 प्लस R5. इस तरह RY2 के लिए वो बन जाएगा R3 इंटू R5 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 प्लस R5. और RY3 के लिए आपके पास फार्मूला बन जाएगा R4 इंटू R5 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 प्लस R5. तो R3 R4 और R5 की वैल्यूज़ गिवन है हमें, तो इनमें पुट करके हम RY1 RY2 और RY3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो RY1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.13 किलो ओम्स, RY2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.65 किलो ओम्स और RY3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.53 किलो ओम्स. अब आपके पास सर्किट की ये फॉर्म आ गई है. अब इस सर्किट में हम सबसे पहले RT फाइंड आउट करते हैं इस सर्किट का. सो RT इज इक्वल टू R1 प्लस RY1 इंटू R2 प्लस RY2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RY1 प्लस R2 प्लस RY2. और
देन RY3 इस एक्सप्रेशन के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो इसमें रजिस्टर की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 14.3 किलो ओम्स के इक्वल, और यहाँ से IT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी VS/RT, और VS हमारे पास 136 वोल्ट्स गिवन है। तो जब इसमें 136 वोल्ट्स VS की वैल्यू पुट करेंगे और RT की वैल्यू 14.3 किलो ओम पुट करेंगे तो IT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.5 मिली एम्पियर्स। अब इस सर्किट में हम करंट थ्रू RY1 फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद करंट थ्रू RY2 फाइंड आउट करते हैं, और इसी तरह करंट थ्रू R1 एंड करंट थ्रू R2, और फाइनली करंट थ्रू RY3 हम देखेंगे कि क्या होगा। सो बाय CDR करंट थ्रू RY1 इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास ये जो ब्रांच है वो इस ब्रांच के पैरेलल है, दिस ब्रांच इज इन पैरेलल विद दिस ब्रांच। तो जब हम इस करंट की बात करेंगे तो ऑपोजिट ब्रांच में जितने रेजिस्टेंस हैं उनको हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, तो आपके पास आ जाएगा R2 प्लस RY2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच। तो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस RY1 प्लस R2 प्लस RY2, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल करंट IT के साथ। तो जब इसमें आप रेजिस्टर्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास IRY1 की वैल्यू आ जाएगी 6.94 मिली एम्पियर्स। क्योंकि R1 और RY1 दोनों सीरीज में है तो ये करंट R1 में से भी पास कर रहा होगा। इसी तरह हम IRY2 फाइंड आउट करते हैं, which is the current from here। सो ये आपके पास बाय CDR ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इंटू IT। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IRY2 की वैल्यू आ जाएगी 2.56 मिली एम्पियर्स की इक्वल, और ये करंट आपका R2 में से भी पास कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि IR2 इज इक्वल टू 2.56 मिली एम्पियर इज इक्वल टू IRY2। अब क्योंकि हमारे पास तमाम करंट्स आ चुके हैं तो अब हम VB फाइंड आउट करते हैं। सो VB इज इक्वल टू, VB इज द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। तो आपके पास VB आ जाएगा VA माइनस IR1 इंटू R1। तो जब इसमें आप VA की वैल्यू 136 वोल्ट्स पुट करेंगे और यहाँ पे IR1 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी एक वोल्टेज आ जाएगी। तो VA में से जब ये वोल्टेज हम माइनस करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 66.6 वोल्ट्स। और इसी तरह VC की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। VC इज इक्वल टू VA माइनस IR2 इंटू R2। तो इसको जब आप जिसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो VC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36.16 वोल्ट्स।
अब हम वापस इस सर्किट में आ जाते हैं, तो हमें VB की वैल्यू भी मिल चुकी है। VB is the voltage from point B to ground and VC is the voltage from point C to ground। तो यहाँ से हम करंट IR4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करंट IR4 is equal to VB divided by R4। तो जब इसमें VB और R4 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास IR4 की वैल्यू आ जाएगी 5.55 मिली एम्पियर्स के इक्वल। इसी तरह IR5 इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय R5, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IR5 की वैल्यू आ जाएगी 3.97 मिली एम्पियर्स। और फाइनली IR3 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू VB माइनस VC डिवाइडेड बाय R3। तो इसमें VB की वैल्यू भी हमें पता है, VC की वैल्यू भी पता है, और R3 की वैल्यू 222 किलो ओम्स गिवन है। तो आपके पास IR3 की वैल्यू आ जाएगी 1.38 मिली एम्पियर्स। और इस करंट से आप वोल्टेज अक्रॉस R3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब आपके पास सर्किट में तमाम करंट और आपको पता है कि जब आपके पास सर्किट में तमाम करंट्स आ जाएं तो आप बाय यूजिंग ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि हमने कन्वर्जन डेल्टा टू वाई कन्वर्जन को यूज़ करते हुए इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया है, और इस सर्किट को हमने पहले थेवेनिन थ्योरम से भी सॉल्व किया था। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रांच लूप एंड नोड एनालिसिस। सो फॉर वी हैव स्टडीड सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सेवरल टाइप्स ऑफ कन्वर्जन मेथड्स। इन थ्योरम्स को और कन्वर्जन मेथड्स को अप्लाई करके हमने डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स को एनालाइज किया है। इसके बाद हम कुछ मज़ीद टेक्निक्स पढ़ेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स, जिसमें आप ब्रांच करंट मेथड, लूप करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड स्टडी करेंगे। और जब आप ये सारी टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सर्किट को देख के फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस सर्किट पे हमें कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है और किस टेक्निक से ये ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो लास्ट 3 टेक्निक्स हैं, ब्रांच करंट मेथड, लूप करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड, इन टेक्निक्स को स्टडी करने के बाद हमारा रेजिस्टिव सर्किट्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम इंडक्टर्स एंड कैपेसिटेंस की तरफ मूव करेंगे। तो हम इन टेक्निक्स को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो इन टेक्निक्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, बिकॉज़ ये जो तीनों टेक्निक्स हैं, ब्रांच करंट मेथड, लूप करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड, इन तीनों को जब कभी आप सर्किट पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशंस आएंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, देन वी विल गो टू these topics. Simultaneous equations in circuit analysis. The circuit analysis method allow you to find 2 or more unknown currents or voltages by solving simultaneous equations. These analysis methods, which include branch current, loop current and node voltage method, result in a number of equations equal to the number of unknowns. So
हम इसमें सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इक्वेशन तक अपने आप को लिमिटेड रखेंगे. These equations can then be solved simultaneously for the unknown quantities. What is simultaneous equation? Simultaneous equations consist of a set of n equations containing n unknowns, where n is a number with a. What is simultaneous equations? Simultaneous equations consist of a set of n equations containing n unknowns, where n is a number with a value of 2 or more. The number of equations in the set must equal the number of unknowns. For example, to solve for 2 unknown variables, you must have 2 equations. To solve for 3 unknowns, you must have 3 equations, and so on. Simultaneous equations को solve करने के हम 2 methods study करेंगे, solving by substitution and solving by determinants. तो सबसे पहले हम बात करते हैं solving by substitution. So suppose आपके पास ये 2 equations हैं. Equation 1 2x1 plus 6x2 is equal to 8, and equation 2 is 3x1 plus 6x2 is equal to 2. So from equation 1 हम x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 8 minus 6x2 divided by 2. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 minus 3x2. तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है. अब x1 की इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में x1 की जगह. तो 3 into 4 minus 3x2 plus 6x2 is equal to 2. इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बन जाएगा 12 minus 9x square plus 6x2 is equal to 2. तो ये आपके पास बन जाएगा minus 3x square और minus 10. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.33 के इक्वल. अब x2 की इस वैल्यू को आप पुट कर दें इस इक्वेशन में तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी. तो x1 इज इक्वल टू 4 minus 3 x2. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -5.99. तो जब आप इक्वेशंस को इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है और इससे आपके पास x1 और x2 की वैल्यूज आ गई हैं. अब अगर हम इन्हीं इक्वेशंस को बाय डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो आपके पास सबसे पहले आपने इसका x1 और x2 के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका एक डिटर्मिनेंट बना लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है. ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट है. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एज वी नो दैट 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD जो है आपके पास है वो -6 के इक्वल आ जाएगा. CD इज कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट. अब जब x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप इसको लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू, आपने x1 की कोएफिशिएंट जो कि
फर्स्ट कॉलम में थे, इसकी जगह आपने जो राइट साइड पे आपके पास कांस्टेंट है उनको पुट कर देना है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x1 डिवाइडेड बाय CD। इसमें हमने क्या किया था कि आपके पास राइट साइड पे जो कोएफिशिएंट्स हैं 8 और 2, हमने x1 के कोएफिशिएंट्स की जगह इनको पुट कर दिया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 8 6 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाय CD की वैल्यू -6 है, तो ये आपके पास 36/-6 हो जाएगा और ये आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -6 के इक्वल। इसी तरह x2 को फाइंड आउट करने के लिए आपने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख देना है 2 3, लेकिन x2 के कोएफिशिएंट जो कि सेकंड कॉलम में है उनको रिप्लेस कर देना है 8 और 2 के साथ एंड डिवाइडेड बाय CD। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 2 = 4 -24 डिवाइडेड बाय CD की वैल्यू पुट कर दें जो कि -6 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास 3.33 के इक्वल आ जाएगा। अब हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो 1 3 -2 0 4 1 -5 1 और 6 बनता है। तो I1 के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो I1 के कोएफिशिएंट्स हैं जो कॉलम 1 है उसकी जगह आपने जो इक्वेशन के राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं उनको पुट कर लेना है। उसको मैं यहाँ ऐसे करता हूँ 7 8 9। I1 के जो कोएफिशिएंट्स हैं कॉलम 1 में उनकी जगह मैंने 7 8 और 9 पुट कर दिया और बाकी आपके पास वैसे रहेगी वैल्यूज़। और उसके बाद फर्स्ट 2 कॉलम्स को आप राइट साइड पे लिख दें। और अगेन यहाँ आपके पास 3 डाउनवर्ड डायगोनल बनेंगे और 3 अपवर्ड डायगोनल बनेंगे। तो इसके लिए आपके पास जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास डाउनवर्ड डायगोनल के लिए 179 नंबर आ जाएगा और अपवर्ड डायगोनल के लिए आपके पास सिर्फ 79 नंबर आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 100। तो I1 के लिए आपने अब इस वैल्यू को ऊपर रखना है 100 को डिवाइडेड बाय CD। तो 100 डिवाइडेड बाय CD की वैल्यू गिवन है -32 जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी -3125 एम्पेयर्स। इसी तरह आप I2 और I3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए।
सो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जन्स की बात की है, और उसके बाद हमने देखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।